मैं विनोद सर आज वर्ग नवम में समास पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त पद, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक समस्त पद बन जाते हैं तो इस समस्त पद को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक समस्त पद बन जाते हैं तो इस समस्त पद को समास कहते हैं। जैसे राजा का कर्मचारी। राजा का कर्मचारी ये अलग अलग है। राजा का कर्मचारी ये सामासिक पद है और यह जब एक पद बन जाएगा इसमें एक दो तीन वर्ड है। ये बीच की जो विभक्ति है इसको छोड़ करके एक पद बन जाता है। जैसे राजकर्मचारी। राजकर्मचारी का मतलब हुआ कि सरकार का कर्मचारी, राजा का कर्मचारी, जो हमारे राजा हैं उनका कर्मचारी। जैसे हम लोग अपने विद्यालय में हैं, हमारे विद्यालय के जितने भी सहयोगी स्टाफ हैं, शिक्षक हैं, वो सब इस विद्यालय के कर्मचारी हैं। हमारे राजा के कर्मचारी हैं, हमारे प्रिंसिपल सर के कर्मचारी हैं, अतः सब राज कर्मचारी कहलाता है। तो एक समस्त पद बन जाना समास कहलाता है। बच्चों, समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। अगर आप ये 6 भेद को अगर अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो आपको परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन रिजर्व हो गया। सबसे पहला समास के 6 भेद में आपको समास के 6 भेद। पहला अव्ययीभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा बहुव्रीहि समास। पांचवा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास।
छठा द्विगु समास। ये 6 समास है बच्चों। 6 समास को अगर आप अच्छी तरह से अगर कवर कर लिए तो आपका समास शब्द कंप्लीट हो जाता है। और समास शब्द कंप्लीट हो गया तो समझ जाइए कि ग्रामर का 4 नंबर रिजर्व हो गया आपका। अब ये पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसका शॉर्ट फार्मूला होता है जो समझने के लिए मैं लिख देता हूं। अगर उसको आप समझ जाइएगा तो पूरा डिफिनीशन याद हो जाएगा। उसको कहेंगे पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पद मतलब होता है पहला पद। पूर्व मतलब पहला पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास होता है। अगर आप इसको समझ गए तो पूरा डिफिनीशन समझ गए। ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये संस्कृत के बुक के किताब में समासिक शब्द में लिखा हुआ, उसका फार्मूला हम इसमें लगा रहे हैं। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका तोड़ेंगे ऐसे अव्यय हो और प्रधान हो उसे यथाशक्ति। इसमें प्रधान है यथाशक्ति। इसमें मुख्य रूप से यथा प्रधान है और यथा अव्यय है। इसका समासिक शब्द टूटेगा तो होगा शक्ति के अनुसार। यह जो है यथा प्रधान है। यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति हो यह प्रधान है। अगर ये कहे यह प्रधान, पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। इसका होता है जैसा कुछ, ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका पहला पद प्रधान होता है। जिस शब्द में समासिक शब्द का पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का डिवीजन है तत्पुरुष समास।
यह भी आपका जो है फार्मूला है। इसमें क्या है, गौर से समझने की बात है। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, जिस सामासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा की कन्या, इसमें राजा प्रधान नहीं है, कन्या प्रधान है, क्योंकि राजकन्या का अर्थ होता है राजा की कन्या, कन्या प्रधान। इसको लिखेंगे का जो है ये हट जाएगा और ये कन्या प्रधान है, तो ये राजकन्या। राजा का दरबार, इसमें दरबार प्रधान है, क्योंकि राजा तो एक निमित्तिक है। अगर इसमें हम देखते हैं राजा का दरबार, दरबार प्रधान है, तो कहते हैं कि राज दरबार, राज दरबार का मतलब हुआ राजा का दरबार, तो राज दरबार आता है। हमारे विद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं यह विद्यालय कर्मचारी हैं, और उसी तरह से राजा का दरबार लगा हुआ, राज दरबार, इसमें दरबार प्रधान है, ये विभक्ति अलग हो गया, हट गया, एक साथ बन गया राज दरबार। अब है आपका तीसरा समास, तीसरा है कर्णधारय समास। इसका भी फार्मूला है पहचानने का, परखने का। जैसे उपमा में यह उपमा उपमेय कर्मधारय, जिस सामासिक शब्द में किसी वस्तु व्यक्ति विशेष की तुलना किया जाए वह कर्मधारय समास होता है। शब्द से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान से तुलना बराबरी किया जाता है, ऐसे सामासिक
शब्द को जैसे घनश्याम, घन श्याम। घन मतलब होता है बादल और श्याम मीन्स होता है सांवला। जो बादल के समान सांवला हो वही घनश्याम हुआ। जो बादल के समान श्यामला हो उसे घनश्याम कहते हैं। अगर इसमें नाम अगर अटैच कर दीजिएगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे घनश्याम जो बादल के समान श्यामला हो अर्थात श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर नाम एंट्री नहीं कर रहे हैं तब तक वह कर्मधारय समास है। अब आप पर निर्भर करता है कि अगर परीक्षा में रहे कि निम्नलिखित शब्दों के समास का नाम बतावे तो घनश्याम होगा, तो आपको विग्रह करना होगा। घनश्याम का मतलब हुआ जो बादल के समान श्यामला हो, कर्मधारय समास हुआ। और यदि इसमें नाम एंट्री कर दीजिएगा अर्थात श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो आप पर निर्भर करता है। परीक्षा में अगर क्वेश्चन में रहेगा कि निम्नलिखित शब्दों के को विग्रह कर उचित समास का नाम लिखे और उसमें अगर घनश्याम है, अगर आप जो बादल के समान श्यामला हो कर्मधारय समास लिखते हैं तो ये सटीक है। अगर आप लिखते हैं जो बादल के समान श्यामला हो अर्थात श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दोनों आंसर सही है। आप पर निर्भर करता है कि आपने उसको डिफाइन किस स्तर से कर रहे हैं। अगर यहाँ नाम नहीं देते हैं आप बहुव्रीहि दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। नाम नहीं दीजिएगा तब तक कर्मधारय। अब है कर्मधारय समास के बाद है बहुव्रीहि समास। अब ये 4 नंबर को देखो। 4 बहुव्रीहि समास। इसका फार्मूला होता है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य माने दूसरा, थर्ड पर्सन, जिसको अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें जिस समासिक शब्द के द्वारा किसी अन्य वस्तु प्राणी व्यक्ति के बारे में संकेत हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे जिस समासिक शब्द से किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान जिस सामासिक शब्द से किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करे उसे
चक्रधर, चक्रधर का मतलब हुआ चक्र को धारण करने वाले। तो चक्र को धारण करने वाले दो ही आदमी, दो ही हैं, एक भगवान विष्णु हैं, दूसरा कृष्ण भगवान है। चक्रधर का अर्थ हुआ चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण विष्णु। यही अर्थात जो एंट्री करते हैं ना तो बहुव्रीहि बन जाता है, और अर्थात अगर एंट्री नहीं कर रहे हैं तब वह कर्मधार है। अगर चक्रधर समास है, अगर इसको आप चक्र को धारण करने वाला यही स्टॉप कर देते हैं तो यह कर्मधारय समास हो जाएगा, और नाम एंट्री कर देंगे तो बहुव्रीहि समास है। ये चौथा समास है। पांचवा समास आ जाता है आपका, अब जैसे चक्रधर, उमाधर, उमा, पार्वती को धारण करने वाला, अर्थात शिव। ये बहुव्रीहि, जब ये अर्थात नाम एंट्री कर देंगे तो बहुव्रीहि समास है, और नाम एंट्री नहीं कर रहे हैं तब तक कर्मधारय समास है। और जैसे पीतांबर, पीतांबर मतलब है पीला अंबर धारण करने वाला। अब 5 नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसका भी द्वंद्व समास का फॉर्मूला है, इसको भी समझना है। जैसे उभय पद प्रधानो द्वंद्ववत्। उभय मतलब होता है दोनों। जैसे उभयलिंग, उभयलिंग कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको हम नेता शब्द का बोध कराते हैं, डॉक्टर है तो डॉक्टर दो होती है, लेडीज भी है जेंट्स भी। शिक्षक उभयलिंग है, यह शिक्षक स्त्री भी होती है और पुरुष भी होते हैं। तो उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस सामासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो जैसे राम कृष्ण, राम कृष्ण में राम भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। न राम कम है न कृष्ण कम है, दोनों प्रधान है।
यह द्वंद्व समास हुआ। अगर यहाँ कहे माता पिता दोनों प्रधान हैं, माता जी भी प्रधान हैं, पिताजी भी प्रधान हैं, किसी को भी अलग नहीं कर सकते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। राम कृष्ण में वही बात है, राम को लेते हैं कृष्ण को छाटते हैं तब भी अधूरा है, कृष्ण को लेते हैं राम को छाटते हैं तब भी अधूरा है। इसलिए द्वंद्व समास हुआ। जब दो पद के रूप में समासिक शब्द हो और दोनों प्रधान लगे तो समझ जाओ कि वह द्वंद्व समास है। लास्ट है छठा द्विगु समास। छठा आपका है ये द्विगु समास। इसका भी फॉर्मूला है बच्चों, संख्यावाची द्विगु। यही समझना है, जिस सामासिक शब्द से संख्या का पता चले, संख्या बताए, संख्या मतलब हुआ संख्या, अवाची मतलब बताने वाला, सब द्विगु कहलाता है। जिस सामासिक शब्द से संख्या का पता चले तो समझ जाइए कि द्विगु समास है। यही याद है हम लोगों को, जिससे हम पकड़ लेते हैं कि कौन शब्द कौन समास होगा। अगर ये याद नहीं रहता तो परिभाषा कितना याद करेंगे। असल फार्मूला है, इसको समझना जरूरी है। इसी को तोड़ देते हैं तो परिभाषा बन जाता है। जिस सामासिक शब्द से संख्या का बोध हो जैसे चार रास्ता का मिलन स्थल चौराहा। देखिए चौ मीन्स चार, चार संख्या का होकर। अगर कहें चतुर्भुज, चार भुजा हो जिसे, चार भुजा हो जिसे चतुर्भुज कहलाते हैं। चतुर्भुज में आ जाता है, मैथमेटिक्स की दुनिया में आइएगा तो चतुर्भुज आयत को कहते हैं, चतुर्भुज वर्ग को कहते हैं। और धर्म के दृष्टिकोण से चतुर्भुज आइएगा तो चार भुजाधारी, तो चार ठो भुजा है, चार वो हाथ है जिनको, तो चार ठो हाथ गणेश जी को है और चार ठो हाथ विष्णु भगवान को है, तो चतुर्भुज उनको भी कहते हैं। और मैथमेटिक्स की दुनिया में आइएगा तो चतुर्भुज का मतलब आयत और वर्ग, जिसको रेक्टेंगल और स्क्वायर कहते हैं। इस तरह से आपका 6 सामासिक शब्द कंप्लीट हो गया। ये 6 आपका हो गया। अगर आप इसको अच्छी तरह से मनन करते हैं, याद करते हैं, तो आपका बोर्ड में 4 नंबर परीक्षा में रिजल्ट हो गया। धन्यवाद।